और बेटे के साथ एक शानदार वैकेशन बनाने जाओ, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हें एक ऐसे सुनसान आइलैंड पर फंसा दे जहाँ किसी को यह तक पता ना हो कि तुम जिंदा भी हो या मर चुके हो। और जब मदद आखिरकार तुम्हारे पास पहुंचे तो वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आए। केविन अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे के साथ एक दूसरे देश में जाता है ताकि वे सब मिलकर एक बहुत ही छोटी और रिलैक्सिंग वेकेशन बिता सकें। वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रूप में काम करता है और यह लंबी यात्रा उसके रोज की भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़ा आराम पाने के लिए थी। यह खूबसूरत देश अपने कई छोटे छोटे और शानदार आइलैंड के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और केविन उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा और उत्साहित है। अगली सुबह वह अपने परिवार के साथ एक बोट किराए पर लेने के विचार से समुद्र तट पर जाता है। लेकिन जब वह किराए वाली जगह पर पहुंचता है तो वहाँ कोई बोट खाली नहीं होती है। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद वहाँ मौजूद आदमी उसे बताता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति है जो अपनी प्राइवेट बोट किराए पर देता है। केबिन उस आदमी को ढूंढता है, उसे पैसे लेता है और उसकी बोट किराए पर ले लेता है। केबिन अपनी पहचान के लिए अपना आईडी कार्ड भी देने की पेशकश करता है, लेकिन वह आदमी मुस्कुराकर मना कर देता है और कहता है कि उस पर पूरा भरोसा है। केविन अपनी वाइफ और बेटे के साथ गहरे समुद्र में निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसकी वाइफ अचानक घबरा जाती है और कहती है उन्हें अब वापस मुड़ जाना चाहिए क्योंकि वे जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, लेकिन ठीक उसी समय उसे थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। अपनी उत्सुकता में वह तय करता है कि वापस लौटने से पहले वे जल्दी से जल्दी वहां घूम लेते हैं और अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देता है। वे आइलैंड पर पहुंचते हैं और कुछ साथ में सुकून और आराम का समय बिताते हैं क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं था। कुछ देर बाद केविन जल्दी वापस लौटने का फैसला करता है। वे अपनी बोट पर वापस आते हैं दोस्तों, लेकिन जब केविन बोट इंजन चालू करने की कोशिश करता है तो दोस्तों वह चालू नहीं होता। इससे वजह से वह घबरा जाता है। पहले उसे लगता है कि यह छोटी मोटी खराबी है और वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी देर की मेहनत के बाद भी इंजन चालू नहीं होता। वह फ्यूल की जांच करता है, फ्यूल टैंक भरा हुआ था। वह इंजन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे असली समस्या का समझ नहीं आती। धीरे धीरे शाम होते और ही केविन की चिंता बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि रात के अंधेरे में अपने परिवार के साथ एक गुमसान आइलैंड पर रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। कोई और रास्ता ना होने पर मजबूर होकर उस छोटे से आइलैंड पर अपनी रात बिताते हैं। अगली सुबह उसकी वाइफ जागती है और देखती है कि केबिन अपने भी पसीने से लथपथ होकर बोट जुलूम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। उन्हें अचानक एहसास होता है कि वे अपने मोबाइल फोन भी साथ नहीं लाए थे और जिस जर्मनी आदमी ने उन्हें वोट किराए पर दी थी उसने अपना आईडी कार्ड भी नहीं दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी पता नहीं कि वे इस वक्त कहाँ फंसे हैं। अचानक केविन को दूर समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाना और मदद के इशारे करना शुरू कर देता है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। उस बोट के लोग उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। वह बोट आंखों के सामने से गायब हो जाती है। केविन खुद को दिलासा देता है कि उस रास्ते का इस्तेमाल टूरिस्ट करते होंगे, इसलिए आखिरकार कोई ना कोई दूसरी बोट यहाँ से गुजर जाएगी और उन्हें बचा लेगी। लेकिन ऐसे ही इंतजार करते करते पूरा दिन बीत जाता है। कोई बोट नहीं आती। उनके पास ना तो सही खाना है और ना ही पीने का साफ पानी। इस तरह तड़पते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। केविन का छोटा बेटा अब पूरी तरह बीमार होने लगता है। उसकी वाइफ भी अपनी उम्मीदें खोने लगती और अंदर से डरती है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा और वे अब नहीं मर जा सकते हैं। लेकिन केविन हार मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपने परिवार को पूरा भरोसा दिलाता है कि वे किसी न किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए केविन बिना इंजन ठीक किए बोट को आगे बढ़ाने का कड़ा फैसला करता है। वह सबको बोट पर बिठाता है और खुद अपने हाथों से भारी चप्पू चलाना शुरू कर देता है। हालांकि वह पहले से ही बहुत थका हुआ था और धूप की वजह से उसके शरीर में पानी की भारी कमी आ जाती है। कुछ समय लगातार मेहनत करने के बाद वह अपने परिवार के सामने ही चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।
जब केविन जागता है तो उसे एहसास होता है कि उनकी पत्नी बोट पानी में बहाकर किसी दूसरे आइलैंड पर आ गई है। वह घबराकर अपनी वाइफ और बच्चे की जांच करता है। उसकी सांसें अभी चल रही थी, वे जिंदा थे। तब केविन को बहुत दूर एक और बोट दिखाई देती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ शोर करने से पहले ही वह कमजोरी के कारण फिर बेहोश हो जाता है। हालांकि इस बार किस्मत उसके साथ थी और उस बोट के लोग उन्हें देख लेते हैं। वे असल में दो मछुआरे थे। उनमें से एक केविन के चेहरे पर पानी डालता है, उसे पीने के लिए पानी देता है। होश में आते ही केविन उन्हें सब कुछ बताता है कि वह कैसे अपने परिवार के साथ यहाँ फंस गया था। वह अपने यह भी बताता है कि पैसे से वह एक डॉक्टर है, जिसे भी वह लालच मशवरा सुनता है। केविन एक डॉक्टर है, उसके मन में लालच आ जाता है। वह केविन से सीधे पूछता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए उस बदले में उसे क्या मिलेगा। केविन उसे डॉलर्स देने की बात कहता है। मछुआरा कुछ नहीं कहता और केविन तुरंत समझ जाता है कि उसे और ज्यादा पैसों का लालच है। केविन तब कहता है कि वह उसे पूरी लाइफ की जमा पूंजी 1 लाख, जो कि $1 लाख है, वह अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे देगा। लेकिन मछुआरा $10 लाख की मांग करता है। केविन उसे समझाता है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, लेकिन मछुआरा जिद करता है कि वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से मांग सकता है। केविन उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास अपने परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। उसी पर वह मछुआरा अचानक अन्य पर चाकू से केविन के सिर पर पीछे से जोरदार वार करता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब केविन जागता है तो उसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं। उसका परिवार वहां नहीं होता, तो मछुआरा उसे क्रूरता से बताता है कि वह उसके परिवार को अपने साथ शहर नहीं लाया, क्योंकि केविन शहर जाकर पुलिस के पास जा सकता था। वह यह बिल्कुल नहीं बताएगा कि उसका परिवार किस आइलैंड पर है। वहाँ समुद्र में बहुत सारे आइलैंड हैं और केविन अकेले भी सही आइलैंड नहीं ढूंढ पाएगा। केविन उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है और वह शहर पहुंचकर एक फोन बूथ से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके मदद के लिए पैसे मांगता है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उस पर बैंक अकाउंट में करीब $10 लाख इकट्ठा हो जाते हैं। मछुआरे पैसा देखकर आइलैंड का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वह मांग करता है कि सारे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं, तो जो उनके नाम पर नहीं। केविन बिना कोई सवाल के सब ट्रांसफर कर देता है। फिर मछुआरा केविन से अपनी दूसरी बोट पर बैठने को कहता है। जब केविन बोट के अंदर जाता है तो मछुआरा उसे बाहर से पूरी तरह बंद कर देता है और उसे अपने बोट के पीछे आने को कहता है। वह कहता है कि एक बार जब वे सही आइलैंड पहुंच जाएंगे तो वह दरवाज़ा खोल देगा। केविन समुद्र में पूरी उम्मीद के साथ उसके पीछे चला जाता है, लेकिन एक बार जब वे शहर से बहुत दूर गहरे समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं तो मछुआरा केविन से अपनी बोट को पास लाने के लिए कहता है। केविन सोचता है कि आखिरकार दरवाजा खोलेगा, रोने में लगेगा। उसके बजाय मछुआरा एक धारदार औजार निकालता है और केविन की बोट में तेजी से छेद करना शुरू कर देता है, ताकि वह बोट पानी में डूब जाए और केविन वहीं तड़प कर मर जाए। दूसरा मछुआरा, जिसका नाम जोश था, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास बात पूरी तरह सुनना कर देता है। बोट तेजी से पानी में डूबने लगती है। केविन बोट के अंदर बची थोड़ी सी हवा के सहारे कुछ देर तक जिंदा रहता है। मछुआरा यह मान लेता है कि केविन अब मर चुका है और वह वहां से अपनी बोट लेकर चला जाता है, लेकिन कभी अभी भी जिंदा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट का शीशा तोड़ता है, बाहर निकल उतरा है और पानी की सतह पर पहुंच जाता है। जल्दी वह वहां से गुजरने वाली टूरिस्ट के बोट उसे ढूंढ लेती है और उसे बचाकर शहर वापस ले जाती है। केविन कोस्ट गार्ड के पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताता है। वो समझ जाता है कि उससे परिवार के साथ क्या भयानक हादसा हुआ, लेकिन रात का समय था तो वो कहते हैं कि तलाश का काम 3 घंटे बाद शुरू होगा, क्योंकि वहाँ समुद्र में बहुत सारे आइलैंड हैं और रात में ढूंढना नामुमकिन है। केविन जिद करता है, उसके पास इतना समय नहीं है और उन्हें सब पहले उस मछुआरे को ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उस आइलैंड को जानता है। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता और उसे सुबह तक इंतजार करने के लिए कड़ी सी हिदायत देता है। केविन को एहसास होता है कि कोई भी उस पर सच के उन्हें भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन वह शांत नहीं रुक सकता और यही पर केविन तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने परिवार को खुद ढूंढेगा। केविन समझता है कि ऑफिसर का इंतजार करने से उसके परिवार की जान जा सकती है, इसलिए चुपचाप बैठने के बजाय यह खुद दिमाग लगाने लगता है। वह एक कैफे में जाता है और उस इलाके के मैप का बहुत ही ध्यान से अध्ययन करता है। वह जानते कोशिश करता है कि उसका परिवार किस आइलैंड पर फंसा हो सकता है, लेकिन इतने सारे आइलैंड होने के कारण उसे
समझ नहीं पाता। फिर उसे एक नया उपाय सूझता है। वह वापस उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उसे सुझाव देता है कि जिस मछुआरे ने उस पर हमला किया था वह आखिरकार अपनी पकड़ी हुई मछलियां बेचने के देशों में मछली बाजार जरूर आएगा। अगर वे वहां जाए तो शायद उन्हें मिल जाए। लेकिन ऑफिसर फिर से मना कर देता है, जिद करता है कि सरकारी तलाश का काम ही उनकी पहली प्राथमिकता है। केविन को एहसास होता है कि पुलिस अभी भी उस पर शक कर रही है, इसलिए वह अकेले ही तलाश करने का फैसला करता है। वह मछली बाजार जाता है, लेकिन वहां ना तो वह मछुआरा था और ना ही जॉर्ज। निराश और थका हुआ अपने होटल लौटने के लिए एक टैक्सी लेता है। टैक्सी के अंदर केविन को एक अजीब बात पर ध्यान देता है। ड्राइवर के हाथ पर एक नया जख्म था। यह जख्म बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसने हाथ का देखा था। केविन उससे पूछता है कि उसे यह चोट कैसे लगी। ड्राइवर बहुत आसानी से समझाता है कि कुछ खास घटनास्थलियों के हमले से इस तरह के गहरे घाव हो सकते हैं, और बताता है कि उनके शहर के एक हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया था। यह जानकारी केविन को एक नया रास्ता देती है। वह सीधे उसी हॉस्पिटल जाता है। वह अपने गांव का इलाज करवाता है और वहाँ के डॉक्टर को सब कुछ बताता है कि कैसे उस क्रूर मछुआरे ने उसके परिवार को एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था, जहाँ वे जिंदा रहने के लिए तल पड़ डर रहे थे। डॉक्टर को उसकी कहानी सुनकर बहुत सहानुभूति महसूस होती है, और वह उसके हाजिर बढ़ती हुई मरीजों का रिकॉर्ड दिखाता है। वहाँ कोई तस्वीरें नहीं थी, लेकिन केविन उम्र, लंबाई और शरीर के प्रकार के आधार पर नामों को छांटता है। जब तक कि एक व्यक्ति की प्रोफाइल अलग अलग से सामने नहीं आ जाती, केविन तुरंत उस पते पर जाता है। घर के अंदर घुसने पर उसे एक महिला मिलती है। फिर उसे दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें वह मछुआरा अपने बोट पर खड़ा था। केविन जल्दी से उसे फोन तस्वीर ले लेता है, क्योंकि उसमें बोट का नंबर साफ दिख रहा था। तभी वह मछुआरा अचानक वहां जाता है। वह केविन को ना पहचानने का झूठा नाटक करता है। केविन गुस्से में उस पर हमला कर देता है। मछुआरे की पत्नी एक तीर वाली बंदूक लेकर अंदर दौड़ती है। केविन अपने बचाव के लिए मछुआरे की बेटी को पकड़ने रहा है, पर सफरा तफरी में पत्नी तीर चलाती है, लेकिन वह तीर गलती से उसकी अपनी बेटी को लग जाता है। यह देखकर मछुआरा पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। लेवा इरादे से केविन पर हमला करता है। अपने इस बचाव के केविन उसे मार देता है, लेकिन केविन पहले से ही बुरी तरह जख्मी था, और इससे पहले कि वहां मार पाता वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब वह जागता है तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर होता है। उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। एक पुलिस ऑफिसर उसकी कड़ी निगरानी कर रहा होता है। जल्दी वह ऑफिसर आता है और केबिन पर इल्जाम लगाता है कि उसने इंश्योरेंस के भारी पैसे के लिए अपने परिवार को गायब करने का नाटक रचा और गवाह को खत्म कर लेके मछुआरे को मार डाला। केविन को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार की तलाश का काम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उसे एहसास होता है कि उस समय उसके हाथ में तेजी से निकल रहा है। जब ऑफिसर उसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, तब केविन फुर्ती से एक बंदूक छीन लेता है। वह अपनी हथकड़ी खोलने पर मजबूर करता है और वहां से भाग जाता है। ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन केविन उन्हें चकमा देकर दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास अब वन वोट का नंबर था, लेकिन रिकॉर्ड से कुछ भी पता नहीं चलता। वह खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है। जब तक कि उसे एक और आखिरी उपाय नहीं सूझता है। वह अमेरिकन एम्बेसी को फोन करता है और समझाता है कि केविन के बैंक से पैसे निकलने के बाद उस ने जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति को फोन किया था। अगर वे फोन के रिकॉर्ड की जांच करे तो जॉर्ज को ढूंढ सकते हैं। एम्बेसी की उसकी मदद करने और कार्रवाई करने के लिए सहमत होती है। और उस बीच पुलिस हर जगह केविन की तलाश कर रही होती है। वह ऑफिसर को फोन करता है और जॉर्ज का नंबर ढूंढने का सुझाव देता है। ऑफिसर बताता है कि उन्हें पहले ही जॉर्ज के संपर्क किया था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। केविन फिर से अपनी सारी उम्मीद खो देता है। वह भारी मन से शहर के बाहर जाने वाली एक बस में बैठ जाता है, यह मानकर कि उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी उसे छुपाने वाली की दिखाई देती है। जॉर्ज उसी बस के पीछे से बैठा हुआ था। केविन तेजी से जॉर्ज को आवाज देता है। जॉर्ज उसे देखकर घबरा जाता है और वह बस से कूद कर भागने लगता है। केविन अपने गहरे जोखों के बावजूद पीछे भागता है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो जाता है और थक कर रुक जाता है। जॉर्ज भी आगे जाकर थक कर रुक जाता है। केविन बहुत शांति से उससे विनती करता है कि उसे इतना बता दे कि उसका परिवार किस आइलैंड पर है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉर्ज आखिरकार उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और पास आने लगता है। तभी अचानक वह एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाता है। केविन भाग कर उसके दौड़ता है। जब जेब से पेन ने अपनी निकाल कर दिखाता है और पूछता है कि कौन सा आइलैंड। जॉर्ज होश खोने से ठीक पहले
अपने कांपते हाथों से एक आइलैंड की तरफ इशारा कर देता है। केविन तुरंत जॉर्ज को उसी गाड़ी में हॉस्पिटल भेजता है और खुद समुद्र के बंदर का तरफ बहाता है। बोट किराए पर लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे था, इसलिए वह अपने ली गई बंदूक का इस्तेमाल करता है और टूरिस्ट की एक बोट अपने कब्जे में ले लेता है। सबसे पहले वह उसमें फ्यूल भरता है और पूरी तेजी से उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। टूरिस्ट तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और समंदर में उसका पीछा शुरू हो जाता है। केविन के पास बंदूक है, लेकिन वह पुलिस पर गोली चलाने से साफ मना कर देता है। उसके बजाय वह अपनी बंदूक को समंदर में फेंक देता है। वह देखता है कि उसकी बोट में दो इंजन है। वह दूसरा इंजन भी चालू करता है और नाटकीय रूप से अपनी स्पीड बढ़ाकर पुलिस की हों से बहुत दूर निकल जाता है। जल्दी केविन उस आइलैंड